हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं, वो सीखेंगे वर्क और एनर्जी के बारे में। आज जो हम सीखने वाले हैं वो वर्क और एनर्जी के बारे में सीखेंगे कि वर्क क्या होता है, किस प्रकार से इसकी कॉन्सेप्ट होती है, क्या इसकी डेरिवेशन होती है, कैसे इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। फिर एनर्जी पढ़ेंगे और एनर्जी और वर्क का दोनों का साथ में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए, आज करते हैं शुरू। तो आइए देखिए, आज का जो अपना गोल रहेगा, मेन जो फोकस रहेगा वो किस किस पे रहेगा। एक तो हम वर्क सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? वर्क सीखने वाले हैं। दूसरा हम सीखने वाले हैं एनर्जी, और फिर इस पे अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी और पीवाईक्यू, ये अपना आज का गोल रहेगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें वर्क की, ये वर्क क्या होता है? वर्क, वर्क देखिए, अगर हम बात वर्क की करें, तो यदि यदि हम वर्क को अपनी डेली लाइफ में देखें तो वर्क की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे खेलना, खेलना भी एक वर्क है। दौड़ना, बोलना, ये सब क्या है? वर्क है। वर्क का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, एक से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बोलो, फिर बोलो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से जो बोलने के बाद जो साउंड निकल रहा है वो आप तक पहुंच रहा है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वर्क हुआ। लेकिन फिजिक्स इस वर्क को नहीं मानती। या फिर मैं बोलूँ कि जो अपन जनरल लाइफ में जो वर्क देख रहे होते हैं कि चलना है, दौड़ना है, सोना है, खाना है, ये सब वर्क है। बोलना है क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वर्क को फिजिक्स में अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। यानी फिजिक्स इन बात पे जाती नहीं कि आप दौड़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो तो एनर्जी का लॉस तो हो रहा है। जब एनर्जी का लॉस हो रहा है तो आपका वर्क होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में उसको वर्क काउंट नहीं किया जाता। या फिर मैं बोलूँ कि फिजिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग है। और उस फिजिक्स में क्या है वो हम देखें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एकदम सिंपल पढ़ा है कि जो वर्क होता है, वर्क वर्क वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें हमने 9th क्लास में या फिर आपने 9th क्लास में इसको देखा, यानी आप परिचित हो कि वर्क क्या होता है। 9th क्लास तक आपने पढ़ा है वर्क के बारे में, इतना जरूर पढ़ा है कि वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि इनमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो, कोई भी एक वैल्यू जीरो हो तो क्या वर्क होगा? जैसे मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, तो जब हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो क्या वर्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का लगना तो कंपलसरी है। अगर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क कैसे होगा? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम लगाए जा रहे हैं फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। वर्क क्या होगा? जीरो होगा। जैसे मैं इस दीवार को धक्का लगा रहा हूं, या फिर मैं यहाँ पे जोर से प्रेस कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं इसको, और मैं शाम तक धक्का लगाए जाऊं, ये दीवार नहीं हिलने वाली। मैं दीवार को थोड़ा ना चला दूंगा मैं, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन मेरी एनर्जी तो लॉस हुई ना। मैं अगर धक्का देते थे शाम तक होऊंगा तो क्या मेरे में यही एनर्जी रहेगी जो मैं अब लगा रहा हूँ? नहीं, एनर्जी का लॉस होगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वर्क होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका मतलब वर्क जीरो है। तो यानी फिजिक्स में क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और यदि वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर पाए तो वर्क किया आपने, वरना आपने वर्क नहीं किया। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो यदि आया है उस फोर्स के कारण, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स जो है उसने वर्क किया है। या फिर मैं कहूं कि उस फोर्स से हमने वर्क किया, वो फोर्स अप्लाई करके हमने वर्क किया है, क्योंकि हमने क्या किया, उसे ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको, या फिर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में हुआ है, यानी उसकी पोजीशन को हमने चेंज किया। ठीक है, आइए अब इसको हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें हम 9th क्लास तक पढ़ के आए हैं। अगर हम आप फाउंडेशन की है तो इससे आगे की चीज़ें भी आपने पढ़ी है। अगर आपने जनरल स्कूल से की है, मतलब स्कूलिंग ही की है, तो आपने इतनी ज़रूर चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि इतनी चीज़ें ज़रूर बताई, यानी वर्क से आप परिचित ज़रूर हुए हैं। ठीक, तो देखिए ये वर्क की हम जब बात कर रहे हैं तो वर्क के लिए चाहिए अपने को फोर्स, और फोर्स हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो वेरिएबल फोर्स और दूसरा कांस्टेंट फोर्स। यानी हम बात करेंगे सबसे पहले फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, उसको खींचना। पुल एंड जो पुश है उसी को हम फोर्स बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उस किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, वही तो फोर्स है। तो ये जो फोर्स है अपने पास, ये दो टाइप के हम ले सकते हैं। एक फोर्स कौन सा? जो कांस्टेंट है। एक फोर्स कौन सा? जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत, कांस्टेंट। और एक कौन सा है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स। और एक कौन सा है? कांस्टेंट फोर्स। दोनों का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि आपने जब फोर्स अप्लाई किया उस समय जो वैल्यू फोर्स की थी वो ही वैल्यू फोर्स की लास्ट तक हुई जब आपने डिस्प्लेस कर दिया उस ऑब्जेक्ट को। मतलब इसमें यदि फोर्स की वैल्यू आपने 5 न्यूटन लगाई तो वो 5 न्यूटन ही रहेगी। इस प्रकार से वैल्यू आ गई अपने पास 5 न्यूटन। ये है कौन सा? कांस्टेंट फोर्स। ठीक, यानी फोर्स की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, नियत है, जो हमने लगाई है वो ही क्या है? लास्ट तक है। उसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ना पोजीशन के कारण हुआ ना टाइम के कारण हुआ। ना पोजीशन के कारण हुआ है ना टाइम के कारण हुआ। जब उसमें चेंजमेंट हुआ ही नहीं है तो वो फोर्स क्या है? कांस्टेंट। देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको चेंज हमें करना है तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास, क्वांटिटी के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है, एक डायरेक्शन होती है। मैं वेक्टर क्वांटिटी के पास बात कर रहा हूँ कि जो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है और एक डायरेक्शन होती है। एक क्या होती है? डायरेक्शन होती है। मैं यूनिट को एक बार छोड़ दूं, यूनिट को मैं छोड़ दूं तो यूनिट के चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैं ये लिखूं मास, मास, और मैं लिख दूं 1 kg, या फिर मैं इसको लिख दूं 1 यानी 1000 ग्राम, तो क्या हमें यूनिट चेंज करने से उसकी वैल्यू में चेंजमेंट आया? नहीं। वही मतलब होता है। मैं 1000 ग्राम लिखूं या मैं 1 kg लिखूं, दोनों में फर्क क्या है? एक ही तो बात है भाई, दोनों की क्या है? एक ही बात है। इसका मतलब हमें यूनिट चेंज करने से उसकी वैल्यू में चेंजमेंट नहीं हुआ। तो यूनिट को हम यदि साइड में कर दें तो अब देखो यहाँ पे तीन चीज दिख रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। यदि मैं यूनिट को साइड कर दूं, क्योंकि वो तो उसको चेंज करने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही, बस वो अपने वो उसको चेंज कर रही है नंबरिंग को, तो चेंज किससे हो रही है? यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आप वेलोसिटी ले लो, जैसे आप वेलोसिटी ले लो, उसको मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हमें चेंज करना तो उसमें दो वैल्यू चेंज कर सकते हो, या तो उसका आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो और या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। दोनों ही चेंज करने से, दोनों ही चेंज करने से वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। चाहे एक को चेंज कर दो चाहे दोनों कर दो, चाहे तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं अपन या डायरेक्शन चेंज कर दे, तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। तो किसी भी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी में, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज देखना है तो हमें दो वैल्यू जरूर देखनी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। एकला मैग्नीट्यूड भी नहीं देखना और एकले डायरेक्शन भी नहीं देखनी है। इसकी हम बात करें सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में अगर कांस्टेंट स्पीड भी है तो भी उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है इस प्रकार से, इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं। इसकी जो स्पीड है, स्पीड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। चाहे आप कहीं भी देखो 5 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन इसकी इधर है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन इसकी इधर है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन इसकी इधर है, यहाँ पे देखो इसकी इधर है। यानी चार तो हमने पॉइंट लिया, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसके कारण यदि हम बात करें, ये वेलोसिटी है इसकी, तो इसके कारण इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। बात समझ में? क्यों हुआ? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आपको डायरेक्शन या
मैग्नीट्यूड में कोई भी एक चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो चेंज हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये फोर्स हमने लगाया 5 न्यूटन का, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो इसमें हम ये कहेंगे ये फोर्स कौन सा है, कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स में आपको क्या मिलेगा, उसकी डिपेंडेंसी मिलेगी। जैसे मैंने लिख दिया F इक्वल टू 3x, F इक्वल टू 3x, इसका मतलब हर पोजीशन पे ये फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल फोर्स। हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही हो सकता है ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ज्यादातर किसके में मिलेगी, वर्क के ऊपर, पोजीशन के में मिलेगी। यानी ये पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, इसको हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे फोर्स की, तो वो बात तो अपनी क्लियर हुई कि अपने पास दो फोर्स होंगे, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे, पोजीशन पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेरिएबल है, तो उसके लिए वर्क निकालना अलग होगा, यानी अलग मेथड होगा। और जो कांस्टेंट फोर्स है उसके लिए हम एक अलग तरीके से वर्क निकालेंगे। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे, देखो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हम है वो चर्चा करते हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। यानी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। यानी सबसे पहले हम सीखेंगे कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं। तो जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जिससे हम परिचित हैं, वर्क का फॉर्मूला हुई वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको मैं लिख दूं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एस। ठीक है, ये हमने वर्क लिख दिया। लेकिन उस समय आपको बताया गया कि नहीं बताया गया वो मेरे को पता नहीं, लेकिन अब मैं बता देता हूं, ये कंडीशन तभी ही लागू होती है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं ये एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इस पे इधर से फोर्स लगा रहा हूं F। अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद यहां आ गया, मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहां आ गया, तो इसने ये जो डिस्टेंस कवर की है यहां से, मान लीजिए यहां से ये एस डिस्टेंस कवर की है। अब देखो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुई है, यानी पोजीशन चेंज भी इधर की है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तब हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एफ एस। एफ एस का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल होगा वही अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, वर्क की वैल्यू आएगी। क्लियर इतनी बात। अगर ये फोर्स की वैल्यू जो है, या फिर मैं बोलूं फोर्स है, वो अलग डायरेक्शन में लग रहा हो, मैं जरूर थोड़ा ना कि एक डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल आ रहा है, जैसे जैसे मैं बात करूं कि ये लो दूसरी कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल आ रहा हो, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अज्यूम कर लेना ये सेम ऑब्जेक्ट है। ये लो, थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। यहाँ पे इसका फोर्स लगा हुआ, वो इधर डायरेक्शन में लगा हुआ है, एफ फोर्स। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने मान लिया इधर है, वो तो दिख भी रहा अपने को, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक एस। और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोल दिया हमने थीटा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल है, जब वो सेम डायरेक्शन में होती है, ये वाले कॉन्सेप्ट हम सीख के आए हैं, लगा सकते हैं। जब वो अलग अलग डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे भाई, हमने एक चीज सीख लिया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आएगा उसका
वर्क आएगा। यहाँ पे हम देखें तो देखो एफ और एस दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों के बीच में सॉरी एंगल है थीटा। तो हमारे पास एक सुविधा है, क्या सुविधा है कि देखिए इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस फोर्स को यदि मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो एक कंपोनेंट तो इसका ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा। क्लियर? इसको यदि मैं बोलूं तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एफ कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला जो आएगा वो कंपोनेंट कौन सा आएगा, कोस का आएगा, यानी एफ कोस थीटा। और ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर? एफ साइन थीटा यानी एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर? अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे आप इस फोर्स को भूल जाओ, इस पे दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी दो फोर्स अपने को दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इसका मतलब दोनों ही फोर्स वर्क कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स है तो हो सकता है वर्क हो। अब देखना अपने को डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इस फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया, वजह से ये हॉरिजॉन्टल था उसी पे रखा हुआ है, इसका मतलब जो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है फोर्स का, इसने कोई वर्क नहीं किया, या फिर मैं बोलूं इसके पास डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो इसका दूसरे का जो कंपोनेंट एफ कोस थीटा उसने डिस्प्लेस किया किसको, ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब इसका वर्क डन क्या निकाल सकते हैं आप, देखो इसमें दो तरीके के वर्क डन हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक तो हो जाए वर्टिकली, जो इसमें नहीं है, यानी वर्क डन वर्टिकली मैंने लिखा तो वो कितना आ गया, 0, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। दूसरा जो हॉरिजॉन्टली वर्क है वो कितना हो गया अपने पास, वर्क डन देखो एफ कोस थीटा इंटू एस, जिसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ये लो, समझ में इतनी बात। चलो, यानी हमने देखा कि वर्क डन जो अपने पास आया वो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर तो हुआ ही नहीं। दूसरा अपने पास जो आया हुआ है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। क्लियर? यदि हम वेक्टर और स्केलर की बात करें तो यहां से देखो वर्क डन क्या है, यानी वर्क क्या है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी, फोर्स क्या अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक कोस आया हुआ है तो इसका मतलब भी हम ये डॉट प्रोडक्ट की तरह कर सकते हैं इसको, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। यानी मैं कह सकता हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, या फिर मैं स्केलर, या फिर इसको लिख दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस इज इक्वल टू वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वर्क होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम बात करें यूनिट की, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट की हम बात करें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क क्या होती है, वर्क की यूनिट देखो एक तो होती है जूल, ऐसा यूनिट जिसको हमने जैसे लिख दिया, ठीक है। दूसरी ऐसे निकाल लो, देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को मीटर, एक ही होगी न्यूटन मीटर। चलो और करते हैं इसको आगे, क्या मैं फोर्स को एफ इक्वल टू एम ए लिख सकता हूं,
तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू देखो, मास केजी में, मास किस में आएगा, केजी में, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट का, ये तो फोर्स का था ना, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी है तो मीटर स्क्वायर, एक मीटर से और मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी हो सकती है। ये तो बात हुई इसकी। अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस में तो इसकी यूनिट क्या होती है, सीजीएस में अर्ग होती है, अर्ग। मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ अर्ग, क्यों लिखता हूँ वो देखिए, अर्ग। अर्ग का मैं क्यों लिखा इसको, इसलिए लिखा कि एक जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होती है। अर्ग उल्टा 7 मान लूं इसको मैं, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन, तो 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। तो दिक्कत ये आती है कि इसमें 5 और 7 में कंफ्यूजन रहता है। एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, दूसरा एक जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो दिक्कत ये आती है कि दोनों ही मिल जाते हैं ऑप्शन में, या फिर मैं बोलूँ दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि 10⁵ लिखूँ 10⁷ लिखूँ। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख के इसको इस प्रकार से थोड़ा सा अलग कर लिया समझने के लिए, कि देखो ये 7, ये जो ऊपर लगा हुआ है रे, ये जो रे लगा हुआ है, ये उल्टा 7 मान के आप समझ लो कि इसके साथ देखो अर्ग में हिंदी में लिखने के बाद रे जो आया वो उल्टा 7 की तरह आया है, इसलिए इसको हम बोल देंगे 10⁷ अर्ग। क्लियर। अच्छा, ये बात हुई। अब बात करें हम, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, तो हमें पता चल गया ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो डायमेंशन क्या होगी इसकी, क्या होगी डायमेंशन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। ठीक, अभी हमने लिखा था इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, ये मीटर एल से, एल स्क्वायर T-2, ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। यानी हमने अभी क्या पढ़ा है, केवल और केवल कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे फाइंड करने वो पढ़ा है। यानी अगर हम इसका पूरा एक साथ देखें तो वर्क में हमने 3 या 4 बातें जो मोस्टली पढ़ी है, जिसको हमें ध्यान रखना है, जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले कि वर्क डन जो है, वर्क डन जो है अपने पास वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर एंगल दिया हुआ है तो हम कहेंगे एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर की तरफ बात करें तो एफ डॉट एस, यानी दोनों का क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये चीजें हमने पढ़ी है। अब इनमें एक चीज और ऐड करते हैं भाई, जब डिस्प्लेसमेंट अपने पास, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट अपने पास मेजरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैं ये कहूँ कि थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करें तो थोड़ा सा वर्क होगा थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये लो कोस थीटा, जिसको हम वेरिएबल फोर्स से पढ़ेंगे, जिसको हम किससे पढ़ेंगे, वेरिएबल फोर्स से। क्लियर। तो ये वाली बातें हमें अभी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। जैसे ये लो, ये देखिए 2016 में आया हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ है। तो देखिए, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट, ये वाला, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, टू पॉइंट बी मान लेता हूं इसको, और फोर्स अपने पास है डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे रखी है अपने को,
यानी वेक्टर फॉर्म में यदि इसको हमें दे रखा है तो हम वेक्टर को ही यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, पहले हम देखें तो वर्क डन जो है वो वेक्टर की फॉर्म में ये होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फोर्स तो अपने पास है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट अपने को गिवन है, तो फाइनल पॉइंट माइनस क्या कर लेंगे? इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट एस इक्वल टू, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से चला है यहां तक आया, ये फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या दे रखा है? देखो 4j प्लस 3k, और इनिशियल पॉइंट क्या था? -2i प्लस 5j। क्लियर? ठीक, अब देखिए, यहां से अगर हम है एस देखें तो क्या आएगा? देखो ये 4j है तो j तो इधर है नहीं, आई इधर 0 है, पहले आई को तो करेंगे, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 2i आ गया। j है इसके पास माइनस माइनस 4 माइनस 5 तो 5 का माइनस, और j 4 माइनस 5 तो माइनस का j। अब देखो k इसके पास है नहीं तो +3k ये अपने पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है ही अपने पास, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स दे रखा अपने को 4i प्लस 3j डॉट, डिस्प्लेसमेंट अपने पास आया 2i माइनस j प्लस 3k। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i का i के साथ करेंगे तो कितना आएगा? देखो i का i के साथ 8, j का j के साथ -3, k का k के साथ, क्योंकि इधर k है नहीं तो क्या आ जाएगा? 0। बाई फोर्स में k का जो डायरेक्शन है, k वाला डायरेक्शन, वो तो है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू नहीं है तो उसको 0 मानेंगे, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आंसर ये आ गया अपने पास 5 जूल। 5 जूल। आई होप कि आपको समझ आया। ठीक, तो यदि हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? वर्क की। यानी वर्क कितना है अपने पास? 5 जूल। क्लियर? चलो और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 10 kg अलोंग ए स्मूथ, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंगल 30 डिग्री विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0, थ्रो ए डिस्टेंस 10 मीटर। यानी कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करें कि ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल क्या है? प्लेन। ये अपने पास एक वर्टिकली लाइन, और ये क्या है? अपने पास एक वैल्यू। ठीक, अब जो अपने को गिवन है थीटा, ये वाला वैल्यू, ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे एक बॉडी में रख देता हूं, यहां पे ये एक बॉडी है, ये किसके कारण नीचे आएगी? भाई इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, यानी इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है mg। mg। ठीक, ये यहां से यहां तक चल के जो डिस्टेंस कवर की है यहां से यहां तक की, वो कितनी की है? 10 मीटर। नीचे तक मान लो इसको यहां तक की है।
ये जो डिस्टेंस कवर की है इन्होंने, ये की है 10 मीटर। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। भाई फोर्स तो नीचे की तरफ ये लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल बन गया। ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास? देखो ये 30, ये 90, ये आ जाएगा 60। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ठीक, एफ की वैल्यू देखो, एम जी फोर्स लग रहा है एम जी, तो एम की वैल्यू अपने पास है 10 और जी की वैल्यू भी हम 10 ही ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंटों में कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा। तो देखो ऑप्शन जरूर देख लेना, क्योंकि अगर पॉइंटों में इसका मतलब उसने 9.8 लेके कैलकुलेट किया हो, तो ये कॉमन सेंस अपने को रखना है। ठीक है, एफ की वैल्यू अपने पास एम जी मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100, एस की वैल्यू 10 और कोस 60, कोस 60, तो यहां से कितना आ गया? 1000 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कितना आ गया? 500 जूल। वर्क डन कितना है अपने पास? 500 जूल। वर्क डन कितना है? 500 जूल, यानी आंसर आ गया फोर्थ। कर सकते हैं, चलो और देखते हैं। ये देखिए, force F on a particle moving in a straight line varies with distance d so in the figure, यानी F और D का हमारे को ग्राफ दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है अपने पास, हमें ग्राफ देख के वर्क डन निकालना है इसका। वर्क डन पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर की जो वैल्यू है उस पर निकालना। देखो 12 तो यहाँ आ गया, चला कहाँ से ये? तो चला यदि हम देखें तो यहाँ से चला है, इधर से ये वाला एरिया इसने कवर किया है, ये वाला जो एरिया है ये इसमें कवर हुआ है। अब देखो, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्राफ किस में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ। यदि हम ग्राफ की बात करें तो देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या रहा? वर्क। अगर वो दोनों मल्टीपल हैं तो इसका मतलब ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मैं बोलूँ कि वर्क की वैल्यू वही होगी जो उसके एरिया की वैल्यू है। तो यहां से जो हमारे पास वर्क आएगा वो वही होगा जो इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया हम निकाल दें तो अपने पास वैल्यू आ जाए। देखो एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। भाई हम डायरेक्ट इसका यूज करें तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अगर ये यदि हम यूज करें तो अपने पास वैल्यू आएगी इसकी, इधर कर देता हूं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड ये है, ये इतनी है 3 से 7, 3 से 7 मतलब 4, इसकी लेंथ कितनी है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई बीच की डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ओ, पैरेलल साइड का सम करना था अपने को, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड का सम, ये 4 है और ये कितनी है? 9। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 3 से 7 यानी ये तो 4 है, यानी ये लेंथ तो इसकी 4 है, दिख नहीं रही होगी आपको, ये लेंथ तो इसकी 4 है, ये लेंथ तो कितनी है? 4 है, और ये कितनी होगी?
3 से 12 जा रही है, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, तो ये 9 हो गई। ये कितनी होगी अपने पास 9। तो दोनों का सम करेंगे तो 13, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 13, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 2, ये 2, इसको इससे काटा तो कितना आ गया 13 जूल, 13 जूल। मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है अपने को, तो हम दूसरा ये कर सकते हैं, पहले इसका निकाल लें अपन, पहले हम इसका निकाल लें। ये क्या बन गया अपने पास, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का हमें एरिया निकाल लेंगे, तो देखो इसका क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू विड्थ मान ले, तो 4 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8 हो गया, यानी इसका एरिया हो गया 8। अब ये वाला ट्राइंगल बन गया कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका यदि हम निकालना चाहें तो कितना आता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इधर लिख देता हूँ, 1/2 कितना है इसका 1/2, देखो 12 में से 7 माइनस करें तो 5, तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2, ये लो 2 से 2 कट गया यानी 5, इसका कितना आ गया 5, तो 5 प्लस 8 टोटल एरिया कितना हो गया 13। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो अपने को इजी लगे उसी को यूज कर देना। क्लियर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं अपन, वेरिएबल फोर्स से पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, उसको हमें देखना है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये एक के हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक हमारे पास एक, इसको मिटाता हूं यार मैं, हाँ देखिए ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन का मतलब ये एक प्लेन है अपने पास, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये अपने पास एक प्लेन है और ये रफ सरफेस है, यानी इसमें फ्रिक्शन होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पे रख दिया, और इसका, अरे इसका मास भी जो है वो मैं मान लेता हूं, इसका जो मास है उसको हमने मान लिया ये लो, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसका जो मास है वो मैंने बोल दिया 10 kg है, इसका मास कितना है 10 kg। क्लियर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इधर से इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। क्लियर। इसमें जो म्यू है उसकी वैल्यू है 0.2। ये ऑब्जेक्ट यहां से खिसक करके, ये ऑब्जेक्ट यहां से खिसक करके, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से खिसक करके और यहाँ पे आ गया, यानी इसमें डिस्प्लेस हो गया, ये लो ये डिस्प्लेस होके यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये है मान लीजिए 20 मीटर। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, वो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जिसका मास
10 kg है, वो एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है जो रफ सरफेस है, जिसका म्यू है 0.2, जिसपे एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन का, और ये ऑब्जेक्ट खिसक के यहाँ तक आ गया। अब मेरे को बताना है कि वर्क डन कितना होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए, यानी ए से बी पोजीशन तक जब ये ऑब्जेक्ट आया है तो वर्क कितना हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है या पूछना है, अब मैंने ये तो पूछ लिया कि ये वर्क डन कितना होगा। आपके माइंड में बहुत सारे फोर्स आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। आपके पास इस पे यानी आपके माइंड में इस पे बहुत सारे फोर्स आ रहे होंगे। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमें सर ये तो बताइए कि कौन से फोर्स से हम वर्क बताएं, भाई हमारी नजर में तो बहुत सारे फोर्स इस पे अप्लाई हो रखे हैं, तो कौन से फोर्स का वर्क बताएं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से इस पे फोर्स लगे हुए हैं और किस प्रकार से इसका वर्क हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर वन, अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि उस पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है और उसके पास मास है, अगर उसके पास मास है तो उस पे एक फोर्स लगेगा हमेशा नीचे की तरफ, जो ग्रेविटी लगाएगी कितना, एम और जी। जितना वो अर्थ पे या सरफेस पे फोर्स लगा रहा है एम जी का, उतना ही फोर्स वो सरफेस ऊपर की तरफ लगाएगी, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं एन। क्लियर? ये आगे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चले तो गा क्योंकि ये यहां तक आया है, लेकिन उस फोर्स को कुछ अपोज भी कर रहा है। कौन कर रहा है? ये रफ रफ जो सरफेस है ये, यानी इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट कर दिया, ये लग रहा है इस पे फ्रिक्शन, जिसको मैंने स्मॉल एफ से लिख दिया। उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये क्या है? फ्रिक्शन। यानी यहाँ पे यदि मैं देखूं तो मेरे को 4 तो सीधे सीधे फोर्स दिख रहे हैं और एक 5वां और दिख रहा है। देखो, एक फोर्स ये जो नॉर्मल है, ये भी फोर्स है, एक फोर्स ये जो एम जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ये जो मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूं, यानी ये जो 50 न्यूटन इस पे लगा हुआ है, एक फोर्स इस पे फ्रिक्शन जनरेट हो गया, और एक और फोर्स हो गया इस पे कि ये जो फ्रिक्शन और ये एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये इस एक्सटर्नल फोर्स से ही यहां तक डिस्प्लेस होगा? नहीं। यानी ये एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया है उसको कुछ फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल करेगा सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल करेगा, उसके बाद जो फोर्स बचेगा जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, उससे ये यहां तक आया, इसका मतलब 5 फोर्स हो गए। तो पांचों का वर्क हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेता हूं फर्स्ट मैंने लिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, इसको मैंने लिख दिया एफ एक्सटर्नल से, सॉरी वर्क निकाला ना, वर्क एक्सटर्नल से कितना आएगा। हमें तो एक फॉर्मूला पता है कि एफ एस कोस थीटा लगाओ आप, तो क्योंकि एफ एस वाला भी मत देखो कि सेम डायरेक्शन में है तो एफ एस लगा लें, आप तो एफ एस कोस थीटा सबके लिए अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो, पहले एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ फोर्स कितना है? 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 मीटर, कोस 0, यानी ये यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? 1000 जूल, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 10, और ये हो गया 1000, यानी 1000 जूल आ गए अपने पास। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है? तो 1000 जूल उसने वर्क किया। क्लियर? नंबर 2, दूसरा मैं लूं, सेकंड में ले लेता हूं। सेकंड जो है वो मैं कोई फोर्स लेता हूं, और वो फोर्स लेता हूं सेकंड में वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ले लेता हूं, नॉर्मल फोर्स।
यानी नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करेगा वो हम देखते हैं। आइए ये देखिए, वर्क नॉर्मल फोर्स, देखो एफ एस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 90। कैसे? देखो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ, डिस्प्लेस इधर हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो ये कितना एंगल आया इसका 90 डिग्री। एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ना हमें फोर्स निकालने की जरूरत, ना हमें डिस्प्लेसमेंट देखने की जरूरत, भाई दोनों वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। जबरदस्ती हम फोर्स की वैल्यू निकाल कर रखेंगे, नॉर्मल कितना होगा mg होगा, m को मल्टीप्लाई करेंगे g से यानी 100 न्यूटन लिखेंगे, फिर ये 100 लिखेंगे, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बेवकूफी हम करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। भाई ये वैल्यू 0 आ गई तो इसके पीछे से कितनी भी वैल्यू हो पूरी 0 होने वाली, तो उसको क्यों कैलकुलेट करें, तो आंसर क्या आ गया 0। अच्छा और देखते हैं कि बात करें हम वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा कौन सा लग रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा अपने पास, मैं लिख दिया वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स को डब्ल्यू जी इक्वल टू वही एफ एस कोस थीटा। अरे पहले थीटा देख तो लें, अपन 90 तो लिख देंगे। थीटा देखो एम जी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट ये एम जी, ये दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। भाई हमारे पास एम जी तो नीचे की तरफ लगागा और खिसक ये इधर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यूज करेंगे, जैसे 90 लिखेंगे तो वही कॉमन सेंस वैल्यू क्या आ गई 0। जब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तब तब वर्क डन क्या होगा 0 होगा, या फिर मैं बोलूंगा कि आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे। अच्छा चलो 3 की तो बात हमने कर ली, हमने पूरी 5 बोले थे, तो इसका मतलब 2 की बात और करने वाले। तो आइए फोर्थ जो है वो है अपने पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। चलो करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो वर्क डन की जो वैल्यू होगी, या फिर मैं बोलूंगा वर्क डन का अपने पास एक ही फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। एक चीज तो हमें पता चल गई कि इसमें एंगल कितना होगा, तो देखो ध्यान से पहले एंगल ही देख लेते हैं, इस पे एंगल कितना होगा, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर जनरेट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है अपने पास और फोर्स इधर लगा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, यानी एंगल की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 180, यानी थीटा की वैल्यू तो अपने पास आ गई 180। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है, देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अपने पास वो होता है म्यू एन, यानी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी लिख दूं, बाकी तो कोई लग नहीं रहा फोर्स। भाई एन जो है उसको बैलेंस कौन करे हुए है, उसको तो बैलेंस केवल ये करा हुआ है एम जी, तो एम जी के बराबर ही हो गया, कोई अन्य फोर्स तो लगा हुआ नहीं है, किसी डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स हो तो वो भी एन को सपोर्ट कर रहा हो या एन को लॉस कर रहा हो। तो यहाँ पे मेरे को एम जी दिख रहा है, यानी आपको भी वही दिख रहा है, तो म्यू एम जी, तो म्यू की वैल्यू अपने पास है 0.2 और एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू भी मैं 10 ही ले रहा हूँ, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 20 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, आपने कितना लगाया था 50 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन का ही वर्क हो रहा है। चलो अभी हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, तो वर्क डन इक्वल टू फ्रिक्शन कितना 20, डिस्प्लेसमेंट भी 20, कोस 180, देखो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये कितना आ गया देखो 400 -1, यानी ये क्या आ गया माइनस में 400 जूल। क्लियर, चलो एक और बचा उसको और कर देते हैं, उसके बाद थोड़ी बातें और सीखेंगे इन पांचों के बारे में, वो भी हम बताएंगे आपको। ये लो फिफ्थ वाला मैंने बोल दिया,
वर्क डन बाय नेट फोर्स। देखो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है जो हमने लगाया 50 न्यूटन, जिसको हमने एक्सटर्नल फोर्स बोला। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रफ सरफेस के कारण लग रहा है 20 न्यूटन जो है फ्रिक्शन फोर्स। यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 50 न्यूटन और 20 न्यूटन, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट जो फोर्स आएगा अपने पास, नेट फोर्स वो आ रहा है 30 न्यूटन। अब हमें इसका वर्क डन फाइंड करना है, चलो कर देते हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। रिजल्टेड फोर्स है वो किधर लेके जा रहा है, उसको आगे की तरफ ही लेके जा रहा है जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो नेट फोर्स इधर लेके जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है 0 डिग्री। जब एंगल 0 है तो हमने लिख दिया 0 डिग्री एंगल। ये लो, ये वर्क डन जो आएगा अपने पास नेट फोर्स का, वो फोर्स कितना है नेट 30, डिस्प्लेसमेंट 20। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, ये 600 जूल। ठीक, एक कॉमन सेंस हम ये भी लगा सकते थे कि जो अपने पास ये वैल्यू आई है ये वाली एक्सटर्नल फोर्स की कितनी है 1000 यानी 1000, और जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आया है ये वाला, ये कितनी है ये 400। तो देखो 1000 न्यूटन आगे, 1000 जूल आगे की तरफ हम वर्क कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स से, जबकि वर्क डन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है वो कितना हो रहा है 400 न्यूटन। इसका मतलब हमने वर्क डन किया कितना भाई, 1000 हम कर सकते थे, अपनी पॉसिबिलिटी थी, फोर्स अपने पास इतना था जो हमने अप्लाई किया था यानी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कर कितने पाए हैं अपन। तो इसका मतलब 400 तो माइनस हो गए, तो 1000 में से 400 माइनस करें तो कितना आएगा 600 आएगा, और वही क्या आया अपने पास नेट फोर्स। नेट फोर्स से वर्क डन आया। ठीक, अब हम इस पे पांचों पे एक बात और करने वाले थे। हाँ, ये देखिए हम एक और बात क्या करने वाले थे, वो देखिए ये वर्क डन कैसा है पॉजिटिव, यानी यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क कैसा आएगा पॉजिटिव। तो ये कौन सा वर्क हो गया पॉजिटिव वर्क, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क की हम बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है जीरो वर्क, एंड जीरो वर्क को अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे कि जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब तब वर्क डन क्या आएगा जीरो आएगा, वर्क डन क्या आएगा जीरो आएगा। चलो नेक्स्ट, ये भी आ गया, ये भी जीरो ही है, यानी नॉर्मल और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं जीरो वर्क कर रहे हैं। ठीक, जीरो वर्क नेगेटिव। जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये हर बार याद रखना अपने को, जब जब ऑपोजिट होगी तो वर्क डन कैसे आएगा नेगेटिव, यानी ये क्या है नेगेटिव वर्क। मैं पूछूं पॉजिटिव वर्क क्या होगा, तो बोलेगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में या एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में तो पॉजिटिव वर्क, एंगल 90 डिग्री है तो जीरो वर्क, एंगल 180 डिग्री है तो नेगेटिव वर्क। क्लियर। अच्छा चलो अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। व्हेन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है जीरो है। इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन है वो पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन में। लेकिन अभी आप ये समझो टेंजेंशियल होता है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक यहाँ पे हमने जूम कर ली, ठीक, तो इधर इसका जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है वो इधर ही होगी, और फोर्स किधर लग रहा है इस पे, क्योंकि इधर वाला फोर्स तो जीरो हो गया, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसमें टेंजेंशियल तो जीरो हो गई, क्या फोर्स टेंजेंशियल फोर्स जीरो, तो इसका मतलब फोर्स लग रहा है इसमें सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लगेगा, यानी इस पे फोर्स लग रहा है इधर ऐसे सेंटर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक, तो एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, क्या वर्क होगा भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम देखें तो अपने पास एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री है तो क्या वर्क होगा नहीं होगा, यानी वर्क डन क्या आएगा जीरो आएगा। यानी हम ये कहें कि सर्कुलर मोशन में
रेडियस और जो हम कोई भी टेंजेंट खींचेंगे किस पे, एक सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसके बीच में हमेशा एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो सर्कमफेरेंस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? तो इसका मतलब वर्क डन इसमें नहीं होगा। चलो हम्म, अब देखिए, अब हमने कांस्टेंट फोर्स का तो वर्क पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल का, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। चलो हम्म, देखो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लीजिए ऐसे एक ऊबड़ खबड़ रास्ता है एक, ठीक, इस पे एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिख लिया मैंने, तो ध्यान से देखो, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन हमने ये अज्यूम कर ली, एक पोजीशन ये अज्यूम कर ली। अगर आप इस पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रखोगे तो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो इस पे इसकी डायरेक्शन फोर्स की इधर है, इस पे जो डायरेक्शन है फोर्स की वो एक अलग साइड में है, मतलब ये इधर है, इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुंचेगा तो बहुत बार डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स है तो इसको वर्क, इसका जो वर्क है वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। देखो हम एज्यूम करते हैं कि एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, मतलब एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ये मान लिया हमने, और ये स्मॉल जो डिस्प्लेस हुआ है ये पॉइंट पे, इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। भाई यहाँ से यहाँ तक इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड इसका सेम था ही, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, यानी फोर्स कैसा हो गया, कांस्टेंट। और वो हमें पता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स एफ और एस कोस थीटा ले लेते हैं, कोस थीटा। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमने कोस थीटा क्या ले लिया, जीरो ले लिया। जीरो लेते ही हमने आंसर क्या गया, कोस थीटा जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब देखो हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया इसमें, स्मॉल डिस्टेंस क्या लिया इसमें, वैल्यू ली हमने, या डिस्प्लेसमेंट बोलूँ मैं, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क हम कर पाए हैं। क्या ये बात समझ में आई, जो हमने पहले भी किया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क हमने किया है, तो इसको यदि वर्क पूरा करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, कहाँ से कहाँ से, जैसे मान लीजिए पोजीशन x1 थी और दूसरी पोजीशन x2 थी, x1 से x2 पोजीशन तक चला गया, यदि इसके बीच में एंगल कोई चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल सॉरी इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ डी एस कोस थीटा। अगर एंगल भी इसके बीच में कोई ड्रॉ हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम ये इस प्रकार से वैल्यू यूज करेंगे। ये वेरिएबल फोर्स के लिए हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स के लिए फोर्स की वैल्यू ली। थोड़ा सा स्मॉल के लिए हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट फोर्स मान लिया कि थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की फोर्स से हमने करके इसको, और टोटल निकालना यहाँ से यहाँ तक, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया x1 से x2 तक। यानी वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, कि जब भी आप वेरिएबल फोर्स से वर्क डन फाइंड करोगे तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ dx, अगर एंगल भी है तो इसके साथ कोस थीटा। क्लियर? अब देखिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं लेता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स,
वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। क्या है? देखो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो तो अपने को पता होगा कि एफ जो लगता है वो लगता है के एक्स माइनस का। ये अपने पास एक स्प्रिंग है, देखो बेटा ये एक स्प्रिंग है, अंगुली साथ चलती है, क्या करें इसका? ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स इधर एफ। तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। लेकिन ये जो फोर्स स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना खींच रहे हो। जैसे खींच के इसको हमने स्प्रिंग को यहाँ तक लेके आ गए, यानी यहाँ तक लेके आ गए, तो स्प्रिंग को मैं ऐसे बना दूँ, ठीक, ऊपर बना दिया इसको। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है माइनस के एक्स। यानी हम एज्यूम ऐसा करते हैं कि ये जो देखो बार एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे उतनी तो स्प्रिंग क्या होगी, लेंथ में चेंजमेंट होगा। तो वो जो फोर्स हमने बाहर लगाया उतना ही फोर्स ये स्प्रिंग जनरेट करती है। ये भी बड़ी समझदार होती है फ्रिक्शन फोर्स की तरह, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स ये लगाएगी, जितने आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगी, डिपेंड करेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक, ये आ गया अपने पास स्प्रिंग फोर्स। हम जो देखने वाले थे इसका वर्क डन देखने वाले थे। तो वर्क डन क्या आ गया, देखो स्प्रिंग फोर्स अपने को साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है, फोर्स है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स की जो वैल्यू निकालनी है अपने को, इंटीग्रेशन x1 से x2, तो हमने मान लिया x1 से x2 के एक्स और डी एक्स, और माइनस इसके साथ था ही, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया माइनस इंटीग्रेशन का क्या हो गया अपने पास, के एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 से x2, x1 से x2। अगर इसको हम आगे करें तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन क्या आ गया 1/2 माइनस के, यानी k/2 लिख दूं इसको, k/2 तो बाहर निकाल लिया, x की जगह वैल्यू रख देता हूँ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये अपने पास वर्क डन आ गया इसका, ये अपने पास इसका वर्क डन आ गया, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। समझ में आया? तो जब वेरिएबल होता है हम कौन सा फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, यानी ये वाली कॉन्सेप्ट हमने कैसे निकाली वो मैंने बताई। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है तो 2019 में आया हुआ है। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू अपने पास है 20 प्लस 10y, एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखना कि कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, वर्क डन दिस फोर्स मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 से 1, मतलब हमें वेरिएबल फोर्स मिला। जब हमें वेरिएबल फोर्स मिला तो तुरंत हमें पता चल गया कि वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, जो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है। तो वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, मतलब y1 से y2, एफ y डायरेक्शन में जा रहा तो dy कर दिया मैंने, तीनों डायरेक्शन में मिले तो जिस डायरेक्शन का उसको, जैसे x डायरेक्शन में तो dx, y में तो dy और z में तो dz। अब यहां से मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1। एफ की वैल्यू है वो 20 प्लस 10y और dy। अगर हम इसको सोल्व करें तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2, और ये कितना 0 से 1, यानी अपने पास इसकी वैल्यू आ गई 20y प्लस 2 से इसको काटेंगे तो 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, और इसका जो लिमिट है वो 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इसमें, 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, फिर लोअर लिमिट तो 0, यानी कितना आ गया 25 जूल। वर्क डन कितना आ गया अपने पास 25 जूल। 25 इज थर्ड ऑप्शन, 25 जूल। क्लियर? अच्छा, ये हो गया अपने पास फोर्स की बातें।
यानी अभी हमने क्या पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, जो चीजें हमने अभी पढ़ ली। आ जाओ, ये तो बात हो गई फोर्स की। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी की, क्योंकि हमारा जो टारगेट था आज का वो क्या था, वर्क डन को सीखना और एनर्जी को सीखना। वर्क डन को सीखना और एनर्जी को सीखना, ये अपना टारगेट था। तो इसमें वर्क डन तो अपना हो गया, उसके वर्क डन के पी वाई क्यू भी हो गए, वर्क डन के, ओनली वर्क डन के। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, एनर्जी की। चलो एनर्जी के लिए सीखते हैं अपना। ये लो, अगला जो है वो हम ले रहे हैं एनर्जी। चलो भाई, चलो बेटा देखो, एनर्जी, अरे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है कि जितनी एनर्जी आपके पास है उतना ही क्या कर सकते हो आप, वर्क कर सकते हो, यानी एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। वैसे एनर्जी क्या होती है भाई, वर्क करने की जो पावर होती है वही एनर्जी। पावर अलग चीज़ होगी, पावर अलग होगी, एनर्जी को हम वर्क डन की बात करें, जितनी एनर्जी इतना आप वर्क कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखिए एनर्जी कितने टाइप की होती है। तो एनर्जी बहुत होती है अपने पास। अगर मैं बोलने बैठूं तो देखो, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, है ना, साउंड एनर्जी, यानी बहुत सारी एनर्जी अपने पास हो गई। हाँ, लेकिन इसको ओवरऑल यदि हम देखें तो पूरी एनर्जी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी एनर्जी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, यानी एनर्जी में हम दो तरीके की एनर्जी को हम, पूरी एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी जितना टाइप की उसको सबको इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो हो गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी दो एनर्जी हो गई अपने पास, एक काइनेटिक एनर्जी और एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम हर प्रकार की एनर्जी को रख सकते हैं, यानी हमने दो पार्ट बना लिए। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लेके बैठा है, चल नहीं रहा, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी। जब जब एनर्जी स्टोर की हम बात करेंगे तब तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जब जब एनर्जी स्टोर होगी तब तब पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब से स्टोर एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई हमसे, तो स्टोर एनर्जी किस में होगी, पोटेंशियल की फॉर्म में होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाया, यहाँ तक लेके आ गया, अब ये रोक के रख रहा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ये काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही मौका मिलेगा चेंज हो जाएगी। ठीक, यानी जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी। देखो, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है पहले हम इसी को ही पढ़ लेते हैं। पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को। नंबर 1 पॉइंट लगा के मैं लिख लेता हूं, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये मास, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास एम मास का, और ये वी वेलोसिटी से चल रहा है। एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा था पहले। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ये है, ये चल रहा था किसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया, ये तो है वो u से चल रहा था, मास इसका m ही था। फिर हमने कोई फोर्स बाहर से अप्लाई किया होगा, और वो जो वाला फोर्स अप्लाई किया उसके कारण इसकी वेलोसिटी हो गई v और मास m का m।
इसका मतलब ये पहले इसके पास इनिशियल यानी काइनेटिक एनर्जी जो थी उसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो बाद में निकल गया उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 mu², और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने लिख दिया F फाइनल इक्वल टू 1/2 mv²। अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जी है तो क्या हम इससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल के इक्वल टू 1/2 m v² माइनस u²। यहाँ से 1/2 m कॉमन ले लिया तो v² माइनस u²। ये अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक, तो ये तो बात हुई अपनी काइनेटिक एनर्जी की, जब भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी उसको देखते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, आइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है? एच हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास एनर्जी है mgh। लेकिन ध्यान रहे जो ये हाइट है ये लेस देन आर है, मतलब अर्थ की रेडियस से बहुत कम हाइट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आर के ज्यादा डिफरेंस नहीं है आर और एच में तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं mgh/1 प्लस h/r। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अपने को ये सीखना है, 9th क्लास में अपने सीख के भी आई है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू। बस थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आपने फाउंडेशन किया तो 9th क्लास में भी इस पर ध्यान दिया गया था, अगर नहीं किया तो फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, डायरेक्ट mgh वाला ही लिखा होगा। ठीक, तो आई होप ये तो आपको पहले से पता है। अगर ये पहले से पता तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो अभी इसको देख लेना है, यानी इसको अभी सीख लेना। ठीक, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? mgh। एक बात बताऊँ आपको, जो स्प्रिंग है उसको खींच के आपने रोक लिया, जैसे छोड़ोगे वो वापस भाग जाएगी, यानी उसने आपने उस पर वर्क किया, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। उसको जैसे छोड़ोगे वो वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके अपनी पोजीशन पे जाएगा, यानी स्टोर एनर्जी वो भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, स्प्रिंग में जो स्टोर एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? वर्क डन के बराबर आएगी, जो अपने को पता है। ठीक, अच्छा, ये हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी देख ली। दो कॉन्सेप्ट छोटी छोटी और देख लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला, तो क्या ये यू से वी अपने आप हो गया? हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा तभी तो ये यू से वी हुआ होगा, यानी यहाँ से फोर्स लगाया तो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी वर्क तो किया है। तो ये वर्क डन हमने किया, ये किसके बराबर हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। भाई पहले ये वेलोसिटी थी बाद में ये हो गई, तो इसका मतलब पहले ये काइनेटिक एनर्जी थी बाद में ये हो गई, तो इसके बीच में जो हमने फोर्स लगाया है उससे वर्क हुआ है, उससे इसकी एनर्जी चेंज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, नंबर 1। तो वर्क डन को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। क्लियर? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर हम mv² के इक्वल भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरी, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के माइनस के इक्वल होता है।
ये दो चीजें याद रखनी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो माइनस वर्क डन के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क की बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होगी। क्लियर है इतनी बात? आइए आगे हम थोड़े से क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए जो लेटेस्ट आया अभी 2025 में, है ना। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो इसको सीखते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड था। देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार, सिमिलर का मतलब दोनों का मास सेम है, ठीक है। यहां से एक चीज क्लियर हो गई अपने पास कि इसका मास क्या है, सेम है। एक कार को बोला ए कार, दूसरी को बोला बी कार। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ए कार के पास इतनी थी, बी कार के पास इतनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। क्लियर? मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ऑन अप्लाई ब्रेक्स, जैसे उस पर ब्रेक अप्लाई किया, कार ए स्टॉप आफ्टर 1000 मीटर एंड बी स्टॉप अप 1500 मीटर। एक कार है वो 1000 मीटर पे रुक गई, दूसरी कार बी है वो 1500 मीटर पे जाके रुकी है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। इतनी वो फिसलती हुई चली गई या फिर इतनी वो चलती हुई चली गई रुकते समय। रिटार्डेशन जब लगा वहां से लेकर के और जब कंप्लीटली रुक गई तब तक ये डिस्टेंस कवर कर ली उसने। इफ एफ ए और एफ बी आर फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, यानी ब्रेक पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो एफ ए पहली कार के लिए, एफ बी दूसरी कार के लिए, ऑन ए कार ए और बी रिस्पेक्टली, देन द रेशियो ऑफ एफ ए और एफ बी, यानी आपने जो फोर्स एफ ए और एफ बी लगाया है उसका रेशियो क्या है ये अपने को बताना है। तो यहां से देखो क्या क्या चीजें अपने को मिल गई, देखते हैं। नंबर एक, यहां से अपने को एकदम एक्यूरेट हम बता सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगा, ऐसी इसमें कॉन्सेप्ट है। आइए काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूं कि पहली कार के लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को ए मान लिया और वर्क डन जो है उसको मैंने बोल दिया कि एफ ए और आर ए, क्योंकि ये तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल बना होगा। हाँ जीरो एंगल बना है जिसको हमने ऐसे लिख दिया। क्या दूसरी के लिए भी ऐसे लिख दूं, के बी और ये एफ बी और आर बी, इसमें अपने को वैल्यू बहुत सी गिवन है। नंबर एक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो लास्ट में रुक गई, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई। भाई फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास बचा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है जीरो, इनिशियल कितनी है 100, तो पहले के लिए तो -100, दूसरे के लिए -225, ठीक है। इक्वल एफ ए आर ए, आर ए का मतलब है कि फर्स्ट कार ये वाली स्टॉप कितने पे हुई है, डिस्टेंस 1000 पे, यानी इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया 1000 अपॉन एफ बी जो हमें देखना है, मल्टीप्लाई कितने पे रुकी है 1500 पे। चलो इसको काटते हैं, ये 20 से 20 कट गई, ठीक है। ये 15 से काटा मैंने 15 बार, ये 10 से काट दिया 10 बार, तो यहाँ से रेशियो बन गया अपना, तो एफ ए बाई एफ बी 10/15। ऑप्शन देखते हैं कितने छोटे हैं, अच्छा और भी छोटे हैं क्या, तो इसको करते हैं 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, यानी 2/3। ये वाला क्वेश्चन था। देखो बताओ वर्क एनर्जी आपको समझ में आई, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाए। 2/3, 2/3, क्लियर, 2/3, गलत लग गया, ऑप्शन गलत लग गया, 2/3 बी ऑप्शन, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन
वर्क एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए 2024 में आया हुआ, मतलब 24 में भी आया, 25 में भी आया। वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 10 मीटर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, जैसे बॉल मान लो आप, उसको छोड़ा गया। आफ्टर स्ट्रिंग द ग्राउंड इट्स लॉस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे वो ग्राउंड से टकराई, उसने अपनी 50% काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर दिया। इसका मतलब बची कितनी उसके पास, 50%। अब वो यदि वो रीजंप कर रही है, वापस जंप कर रही है, जैसे बॉल को हमने छोड़ा, टकराई, तो 50% उसने एनर्जी लॉस कर दी। फिर वो वापस आएगी तो यहाँ तक तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए तो उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी इसके बीच में थी। उसने 50% लॉस कर दी, तो कुछ हाइट को कम करेगी। अब वो देखते हैं, अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये एक 10 मीटर की हाइट थी और यहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, ये बॉल इसको ड्रॉप किया, मतलब ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। फ्री फॉल करवाया इसको। जैसे यहाँ पे टकराएगी ये बॉल, आके यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद ये वापस क्या होगी, यहाँ से जंप करेगी। जैसे ये जंप करेगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी इसके पास, 50% लॉस करके आएगी एनर्जी। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखें तो यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी यहाँ पे रहेगी। भाई एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जितनी एनर्जी यहाँ थी उतनी यहाँ रहेगी, यानी यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, mgh थी, तो यहाँ पे क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी मैं कहूँ कि इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के बराबर थी, mgh के बराबर थी। तो mgh के बराबर हमने किया, तो ये देखो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू m ही मान लेते हैं, m की वैल्यू m है, g की g मान लेते हो, h की वैल्यू 10। ठीक, इसका इसने 50% लॉस कर दिया, मतलब अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बची है वो कितनी बची है, इसका 50% लॉस करने के बाद 50% बच गई। ये लो 10 ओ 10, 50% को क्या लिखेंगे अपन, 10 मल्टीप्लाई 50/100, यानी ये इससे काट दिया 2 बार। यानी अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी है, mg और 5, 2 से इसको 5 टाइम, यानी 5। क्लियर, ये एनर्जी इसके पास है, ये वापस इसको जंप करवाएगी, और जैसे ये जंप करवाएगी ये एनर्जी mgh के बराबर लेके जाएगी इसको। यानी ये जो अपने पास 5 mg आया है, ये mgh के इक्वल होगी। तो mg से mg काटेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर। इसका मतलब जो एनर्जी इसने लॉस कर दी उसके बाद यदि री जंप कर रही है तो ये कितनी हाइट तक जाएगी, 5 मीटर हाइट तक जाएगी। इसके पास इतनी एनर्जी थी, उस एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के बराबर की, यहाँ पे जाके टकराएगी उस समय इसके पास इतनी एनर्जी होगी जितनी ये थी। अब इस एनर्जी का 50% इसने लॉस कर दिया, इसका मतलब इसके पास 50% बची जो इसको वापस जंप करके ऊपर लेके आएगी। वो 50% एनर्जी इसके पास ये है, इस एनर्जी को हमने mgh के बराबर किया, h वैल्यू निकाली, mgh डैश लिख लेता हूँ मैं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों की हाइट अलग अलग है ना, तो इसको h डैश हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 5 मीटर, यानी ये वापस जाएगी कहाँ तक, 5 मीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर 4th एंड डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आई होप आपको समझ आया कि एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन। चलो ये और लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की अपने को इक्वेशन दे रखी है आर पे डिपेंडेंसी के साथ। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर है वो एक डिस्टेंस है पार्टिकल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स क्या है, 0। तो यदि हम इससे एनर्जी से फोर्स निकाल लें तो देखो मैंने बोला एनर्जी और वर्क डन इक्वल इक्वल होते हैं, डायरेक्शन का फर्क होता है, माइनस में लगा देता हूँ इसको, ये लो। तो यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि ये इसकी जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होती है और ये हो गया यू, अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाऊंगा तो एफ डी एक्स इक्वल टू डी यू, यानी मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डी यू बाई डी एक्स कर सकता हूँ माइनस के साथ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी जो अपने पास है उसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो मेरे पास वो फोर्स की वैल्यू आएगी, इस वाली कॉन्सेप्ट। चलो करते हैं। अपने पास जो u की वैल्यू है, u इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए बाई आर, चेक कर लेता हूँ यही है क्या? हाँ यही है। चलो इसको सोल्व करते हैं। आइए भाई, हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि फोर्स जीरो है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो फोर्स निकाल लें अपन, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है। अब ये जीरो में जा रहा है तो माइनस को हम छोड़ भी सकते हैं कॉमन सेंस से, क्योंकि बार बार माइनस लगाएंगे तो इरिटेट होगा। जैसे इरिटेट होंगे तो इसको हम छोड़ दिया, क्योंकि हम कॉमन सेंस लगाएंगे ये एफ जीरो है तो जीरो में माइनस चला जाएगा। तो अपने पास ये वैल्यू जो है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स की जगह इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट आर, तो मैं ये लिख दूँ एफ इक्वल टू डी यू बाई डी आर। चलो करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। ये बात तो समझ में आई। अब इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी बाई डी आर, इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूँ, बी आर की पावर माइनस टू माइनस ए आर की पावर माइनस वन, ताकि हम अच्छे से इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो यहाँ से वैल्यू आगे देखो, बी तो कांस्टेंट है और ये इसकी वैल्यू पहले आ जाएगी, यानी माइनस का टू पहले आ जाएगा, यानी माइनस टू बी आर की पावर माइनस थ्री हो जाएगी, क्योंकि एक पावर और ऐड हो जाती है, माइनस हो जाती है। वैसे तो लिखते हैं एक्स की पावर एन है, उसका हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन ये तो पहले आ गया, इसका माइनस एक और किया तो टू, माइनस टू और माइनस वन कितना हो गया, माइनस थ्री। इसी प्रकार से इसको माइनस माइनस प्लस वन का वन, ए आर की पावर माइनस टू। क्या हम इसमें से आर की पावर माइनस टू कॉमन ले लें? तो आर की पावर माइनस टू कॉमन लेंगे, एफ की वैल्यू जीरो रख दी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो आर की पावर टू कॉमन ले लेंगे, तो आर की पावर माइनस टू कॉमन लिया तो ये माइनस टू बी आर प्लस ए, ये जीरो में चला गया, यानी हमारे पास a इक्वल टू टू बी आर आ गया। और हमें r की वैल्यू निकालना हो तो हम कर देंगे a बाई टू बी, ए बाई टू बी। ठीक किया गया, वैल्यू तो ये थी ना। अच्छा a बाई था, हमने वैल्यू को गलत लिख लिया, a बाई आर स्क्वायर था, a बाई आर स्क्वायर था, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज क्या होगी, बी टू बी ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, क्योंकि a के साथ था ही। तो मैं इसको यहीं चेंज कर दूं, तो दोबारा ही कर देते हैं इसको, इतना ही तो ये छोटा सा मामला है। चलो अपने पास वैल्यू थी a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, जो हमने उल्टा लिख लिया था। अब हमें पता है कि डी यू बाई डी आर करना है अपने को, और वो जीरो के इक्वल करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखो a आर की पावर माइनस टू माइनस बी आर की पावर माइनस वन, इसका हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें। ये लो डी बाई डी आर के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी आर के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाए, देखो टू ए माइनस का टू ए माइनस का टू ए और आर की पावर माइनस थ्री प्लस बी आर की पावर माइनस टू, और माइनस आर की पावर माइनस टू इसमें से कॉमन लेंगे तो वो जीरो में चली जाएगी। आर की पावर माइनस टू कॉमन लिया तो माइनस टू ए आर, माइनस टू ए आर प्लस बी, ये जीरो में चलेगी तो आ गया टू ए आर इक्वल टू बी, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई टू ए, बी बाई टू ए, बी बाई टू ए। अब तो ठीक लिखा गया आपने, एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा। ए की वैल्यू ठीक है, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर ठीक लिखा है। हाँ ये भी ठीक लिखा है, ये माइनस टू इधर आ गया तो ये थ्री हो गया, ये टू, इसको ये भी सही लिखा है, आर बाई टू, यानी ये बी बाई टू ए, बी बाई टू ए, बी बाई टू ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये समझ में
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द bob of a simple pendulum of length L is released when the string is horizontal। यानी हमने एक पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, ये लो, इसका ये बोब है, ये वाला, ये इसकी लेंथ है L, इसको हमने यहां से छोड़ा है हॉरिजॉन्टली, छोड़ा है, जैसे ये छोड़ा है तो ये ऐसे नीचे आएगा इस प्रकार से, ऐसे हम, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉटम, यहाँ पे अपने को स्पीड बतानी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें भाई। यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितनी होगी, देखो ये हाइट है mgh, यानी इसके पास m g और l, ये एनर्जी होगी पोटेंशियल। यहाँ पे आते हैं इसके पास काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 mv², ये वाली एनर्जी जो हॉरिजॉन्टली थी, यानी हॉरिजॉन्टली इसको रखा, तो यानी हमने अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे रखा, इसको एल हाइट पे रखा, तो mgl हो गया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी वो, और ये क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी मैं बोलूँ कि 1/2 mv² किसके बराबर होगा, mgh के, m से m कैंसिल आउट, तो v² की वैल्यू क्या आ गई 2gh, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, h का मतलब l, h का मतलब क्या है यहाँ पे l, तो यहाँ से क्या आ गया √2gl, तो √2gl सेकेंड ऑप्शन, √2gl सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। अच्छा एक और देख लेते हैं नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 2002 में पूछा गया था। आइए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, चेंज इन परसेंटेज मोमेंटम। तो देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, देखो मोमेंटम होता है P = mv, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ये एनर्जी है काइनेटिक, क्लियर। इन दोनों को यदि हम रिलेट करें तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। देखो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये m² v²/m हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास p²/2m, और ये एनर्जी, यानी इसमें मोमेंटम जो वो कितना आ जाएगा √2me, क्लियर। यहाँ पे किसको इंक्रीज किया, देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 300%। कोई भी क्वांटिटी होती है वो खुद का खुद 100% होती है, जैसे मान लीजिए मैं 5 लिखूं तो ये 5 जो है 5 का हमेशा 100% होगी, यानी कोई भी क्वांटिटी खुद का खुद 100%। अगर वो 100% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो 1 थी तो 2 हो रही है, जैसे कोई क्वांटिटी ले लेते हैं अपन 5 थी, अब वो 100% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है 10। अगर वो 200% इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो 200 तो इंक्रीज हो रही है, 100 खुद, तो इसका मतलब 300% इंक्रीज हुई है, यानी 3 गुना हुई है वो, तो कितना हो गया 15। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप पकड़ पाए होंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी 100% हो रही है इसका मतलब 2 गुना हो रही है, 200% हो रही है इसका मतलब 3 गुना हो रही है, और 300% हो रही है इसका मतलब 4 गुना हो रही है, क्योंकि 300% तो इंक्रीज हो रही है, 100% वो खुद थी तो 400% बढ़ रही है, और 400% जो हो रही है इसका मतलब उसमें 4 गुना हो रही है वो। आइए, यानी हम ये देखें कि P जो है मोमेंटम, वो काइनेटिक एनर्जी पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो पहले देखो मोमेंटम, ये P = 2me ये था, जैसे काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाया, तो मैं मान लेता हूं पहले 1 थी, अब 4 गुना होगी, कितनी हो गई 4 हो गई, 300% बढ़ाया, 100% खुद थी तो 400, यानी पहले 1 थी तो अब मोमेंटम = 2m, 4 गुना बढ़ गई, यानी 3 गुना बढ़ गई तो हो गई कितनी 4 गुना, क्योंकि 300% बढ़ी तो 3 गुना, तो ये कितनी हो गई 4 ही। यहाँ से यदि हम ऐसे लिखें P डेज = 2m e का रूट, और ये आ गया 2 बार, यानी 4 का रूट कितना आ गया 2, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें, देखो पहले ये थी अब ये हो गई, कितने हुई है, डबल हुई है, मतलब 2 गुना हुई है, तो जैसे ये डबल हुई है परसेंटेज कितनी बढ़ी है, डबल हुई है, तो पहले 1 थी मतलब 100% थी, फिर 2 हुई है मतलब 200% हुई है, तो ये कितनी बढ़ी है 100%। भाई ये अपने पास
दुगुनी हुई है, कोई भी क्वांटिटी दुगुनी है इसका मतलब 100% बढ़ी है वो, तभी तो दुगुनी हुई। तो इसका आंसर जो क्या आएगा वो क्या आएगा, 100%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। इस प्रकार से आज हमने जो सीखा है वो वर्क एनर्जी की कॉन्सेप्ट सीखी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, क्लास लंबी हो गई लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट और रह गई थोड़ी सी इसमें। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, क्वेश्चन तो एक दो मैंने करवा दिए इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को हमने जाना नहीं। लेकिन आई होप कि आपको ट्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट भी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। इस प्रकार से आज हमने वर्क एनर्जी को सीखा और मैं ये समझता हूं कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये सीख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू।